जनवरी 2024 की परीक्षा देने जाने वाले सभी योद्धाओं का अपने इस YouTube चैनल पे इन पंक्तियों के साथ स्वागत करता हूँ कि लक्ष्य साधना है योद्धा को, बिना विजय विश्राम नहीं, डटे रहो हिमगिर के जैसे, विजय बिना सम्मान नहीं, विजय बिना सम्मान नहीं। आज हम बात करने वाले हैं EVS के टॉपिक नंबर 3 आश्रय, यानी जो हमारी थीम है तीसरी थीम है। इससे पहले की जो दो थीम है वो है आपकी परिवार और मित्र, और इसके अलावा दूसरी थीम थी वो थी भोजन। आज तीसरी है आश्रय, जिसके हम PYQ टॉप 30 MCQ हैं। ये आपके सीटेट 2011 से 2013 तक के जो प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। इनके द्वारा अपना स्कोर चेक करिए, आपकी कितनी तैयारी है और कहाँ पे आपको कमी लग रही है, उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको क्या और चाहिए EVS में, उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रम पढ़ाते समय कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शंस हैं, विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, विभिन्न प्रकार के मकान स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना एंड पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। अब इसमें देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है जो व्यवहारिक हो, जिसमें बच्चे का, विद्यार्थी का उसके नेचर के साथ, उसके परिवेश के साथ जुड़ाव जिसमें सबसे ज़्यादा हो, तो वही ऑप्शन बेस्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। तो पहले का आंसर नंबर हो गया 3 सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आश्रय की आवश्यकता है, यानी हमारे लिए जो शेल्टर है यानी आश्रय है उसकी आवश्यकता क्यों है। पहला है मौसम से सुरक्षा, दूसरा है स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तीसरा है बच्चों की सुरक्षा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो आंसर नंबर 4 सही हो गया, दूसरे का डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन EVS पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से कौन एक थीम कौन सा है, निम्न में से कौन सा एक थीम है। पहला है पौधे, दूसरा है पशु, तीसरा ऑप्शन है आश्रय आवास, चौथा है हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो आपको पता है हम कौन सा थीम पढ़ रहे हैं, आश्रय, तो ये एक थीम ही है। तो पहले तो आंसर इसका तीसरे का 3 सही हो गया। अब जैसे जैसे 6 थीम है, 6 की अलग अलग मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको याद भी हो जाएंगी और आप एग्जाम में गलती भी नहीं करोगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा घर एक स्थायी आश्रय नहीं है। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है स्थायी आश्रय नहीं है। पहला है चौल, दूसरा है गगनचुंबी इमारतें, तीसरा ऑप्शन है तंबू, चौथा है बंगला। तो देखिए चाल है, ये भी स्थायी है, स्थायी रूप से बना हुआ। गगनचुंबी इमारतें ये भी लंबे समय के लिए बनाई जाती हैं, बंगला भी। लेकिन तंबू क्या है, ये एक तरह से कुछ समय के लिए बनाया जाता है, यानी ये स्थायी घर नहीं होता, एक तरह से अस्थायी घर होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो गया तीसरा तंबू। प्रश्न नंबर 5 है, स्थायी आश्रय का चयन कीजिए। अब है स्थायी पूछा है इस बार। पहला है कच्चा घर, दूसरा है टेंट हाउस, तीसरा है प्रवासी पक्षी का घोंसला, चौथा है कारवां। तो इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया आपका कच्चा घर, एक तरह से स्थायी आश्रय है। बाकी जो तीनों वो क्या है, अस्थायी आश्रय है। प्रश्न नंबर 6 है, आश्रय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक कौन से हैं। क्षेत्र का भूगोल, पर्यावरण की स्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। भूगोल क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, पर्यावरण कैसा है, यानी कि वहाँ ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है, उसी अनुसार हम अपने घरों को बनाते हैं। तो इसलिए तीनों ऑप्शन ठीक हो गए। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी आश्रय सीमेंट और ईंटों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। अस्थायी जो होंगे वो इनके द्वारा नहीं, स्थायी बनाए जाते हैं। दूसरा है, अस्थायी मकान भविष्य को देखते हुए बनाए जाते हैं। नहीं, अस्थायी मकान जो होते हैं वो आपके वर्तमान स्थिति को देखते हुए बनाए जाते हैं, ना कि भविष्य को। तो ये भी हो गया गलत। तीसरा है, अस्थायी घर टेंट हाउस, कारवां, आश्रय गृह आदि हैं। ये बात ठीक है, ये तीनों कैसे हैं, अस्थायी घर हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब
हमारे लिए जो कथन दिए हैं उनमें से कौन कौन से सही, ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला है 1 और 2, बी है 1 2 और 3, तो तीसरा ऑप्शन में ओनली 3 लिखा है, तो यही आंसर आपका सही हो गया, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। दीर्घकालीन उपयोग के निर्मित मकान कहलाते हैं, मतलब कच्चा घर, पक्का घर, टेंट हाउस, ये सभी। तो प्रश्न नंबर जो 8 है उसका सही आंसर है डी। 9 पे आते हैं। उच्च जोखिम वाली इमारतें हैं, हाई रिस्क की जो इमारतें वो कौन सी हैं? 1 या 2 मंजिला वाला घर, बहुमंजिला इमारतें, कच्चा घर, किले और महल। तो सीधी सी बात है, इसमें जो होगा कच्चा घर। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है मेहराब, दूसरा है डब, तीसरा है ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों, यानी मेहराब और डब दोनों है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखिए, एक तो इसमें जो आपके लिए ये चित्र दिख रहा है, ये तैरते हुए घर हैं, इनको बोलते हैं डोंगा। ये डोंगा होते हैं आपके झेलम रिवर यानी और डल लेक, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, इस तरह के घर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो खिड़कियाँ हैं वो 2 तरह की खिड़कियाँ इसमें दे रखी हैं। एक तो कुछ खिड़कियाँ जो होती हैं दीवार से थोड़ी बाहर की तरफ को निकली हुई होती हैं, इनको बोलते हैं डब। और ये जो बिल्कुल दीवार के बिल्कुल सीध में होती हैं उनको कहते हैं मेहराब। तो 2 तरह की खिड़कियाँ यहाँ पे आपके लिए दोनों चित्र में दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये वाला चित्र हो गया और ये की बराबर वाला चित्र इसके। इसी तरह से आपके लिए देखो इसमें जो लकड़ियाँ हैं उन पे बहुत सारी डिजाइन भी आपको मिलती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। डोंगा में देखा जा सकता है लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र, कश्मीर की डल झील, असम का घर, उपरोक्त सभी। कहाँ पे आप इनको देख सकते हैं? तो डोंगा आपको मिलेगा कश्मीर की डल झील में। प्रश्न नंबर 12 है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए क्यों किया जाता है? ऑप्शंस हैं। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, उन्हें रुख बनाकर घर्षण को बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या फिर कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है कीड़ों को दूर रखने के लिए। एक तरह से एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी हो जाती है इस वजह से। प्रश्न नंबर 13 है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। पहला है सपाट छत वाले बांस के घर, दूसरा है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, तीसरा है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ऑप्शन 4 है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपको पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो घर बनते हैं वो बांस के बनते हैं, खंभों पर बने होते हैं, और छतें जो होती हैं उनकी ढालू होती हैं। तो 13 का प्रश्न नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है लेह और लद्दाख। तो 14 का आंसर हो गया लेह और लद्दाख। यानी टेंट को रेवो और जानवरों के रहने को स्थान को लेखा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? लेह और लद्दाख में। प्रश्न नंबर 15 है। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला है मतलब बोल रहा है वो स्टेटमेंट है, मैं जिस क्षेत्र में से आया हूँ वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, उन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? ऑप्शन आपके लद्दाख है, असम है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ इन्होंने बताया है जिस क्षेत्र में वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने, यानी सीधी सी बात है इनमें से ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे बारिश कम हो और वर्षा और गर्मी ज़्यादा हो। तो पहला दे रखा है लद्दाख, यहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा, तो यहाँ तो ये हो नहीं सकता। असम में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी राजस्थान। यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है और यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। प्रश्न नंबर 16 है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। तो लेह लद्दाख में पहली बात तो पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें ये नहीं होता है, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा है
निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं है, ये बात ठीक है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार, ये भी ठीक है। चौथा है लकड़ी के फर्श होते, ये तीनों बातें ठीक हैं। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 17 है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारा घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा उत्तराखंड। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो, लकड़ी के घर सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो होता है पूर्वोत्तर, यानी पूर्वोत्तर में हो गया आपका असम। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा है मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं एवं मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो इसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, असम है। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 20 है, इग्लू में जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल फर्श पर क्यों किया जाता है? ए है कालीन के रूप में उपयोग किया जाता है, बी है सुंदरता बढ़ाने के लिए, सी है इग्लू को गर्म करने के लिए, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 21 है, पर्वतारोहियों ने टेंट बनाने के लिए 2 परत वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों किया? दूसरों से छिपने के लिए, लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, उपरोक्त सभी। तो 21 का सही आंसर है सी, यानी ठंड या सर्दी से बचाव के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, लद्दाख के भूतल का प्रयोग किया जाता है आवश्यक चीज़ें रखने के लिए, जानवरों को रखने के लिए, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो 22 का सही आंसर है सी, ए और बी और दोनों, यानी आवश्यक चीज़ें भी रखने के लिए भूतल का प्रयोग और अपने जानवरों को भी रखने के लिए। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयल अपना घोंसला आम के पेड़ों पर बनाती है। इंडियन रॉबिन अपना घोंसला नरम टहनी जड़ों और ऊन आदि से बनाता है। बारवेल एक छेद में अपना घोंसला बनाता है। तो और इसमें ऑप्शंस आपके हैं, पहला 1 और 2, दूसरा है 1, 2 और 3, तीसरा है दूसरा और तीसरा, और इसमें पहला और तीसरा। इसमें आपको ये बताना है कौन से ऑप्शन ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है सी, दूसरा और तीसरा। यानी ये कोयल पहली बात तो अपना घोंसला बनाती नहीं है स्वयं, क्योंकि वो कौवे वगैरह जो भी हैं उनके घोंसले में अपने अंडे रखती है। तो ये तो ऑप्शन यही गलत हो गया। बाकी दोनों ऑप्शन ठीक है। इंडियन रॉबिन अपना घोंसला नरम टहनी जड़ों और ऊन आदि से बनाता है। तीसरा वॉरवेल एक छेद में अपना घोंसला बनाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 2 और 3। प्रश्न नंबर 24 है, एस्किमो बर्फ़ से अपना घर यानी इग्लू बनाते हैं, इसका कारण है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ़ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री बहुत महंगी पड़ेगी। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, फिर भी 24 का सही आंसर फिर से बता दे रहा हूँ, वी है। बर्फ़ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। प्रश्न नंबर 25 है, डॉग फिश का निवास स्थान है एक नदी, झील, तालाब, सागर। तो सही आंसर है सागर, यानी समुद्र में होती है डॉग फिश। प्रश्न नंबर 26 है, इग्लू किसका घर है? रेगिस्तान में या बरसाती क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र, ये सभी। तो इग्लू जो है जहाँ ठंडा यानी बर्फ़ है वहीं पे बनता है। तो 26 का सी हो गया, ठंडे क्षेत्र में।
प्रश्न नंबर 27 है, असम में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ घर बनाना, किस चीज़ से घर बनाना अधिक पसंद किया जाता है? बर्फ़ से, बाँस से, पत्थर से, मिट्टी से? तो सही आंसर है आपका बी, बाँस से। प्रश्न नंबर 28 है, पहाड़ी जानवरों के लिए अनुकूलन क्या है? हाइबरनेशन, गर्म क्षेत्र में प्रवास, अपने शरीर को चर्बी और फर की एक परत से रोपित करना, उपरोक्त सभी। यानी अनुकूलन वो किस तरह से करते हैं? तो ये तीनों तरीके से है। हाइबरनेशन होता है, गर्म क्षेत्र में प्रवास करते हैं, अपने शरीर को चर्बी और फर की एक परत से रोपित करते हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, सही कथन का चयन करें। बिच्छू समूह में रहते हैं, इसके आश्रय को बिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, शहद मधुमक्खियों के छत्ते से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, केंचुए बर्मिन कंपोस्ट बनाने में सहायक होते हैं क्योंकि वे मिट्टी के बिल में रहते हैं। तो 29 का सही आंसर है, तीनों ऑप्शन ठीक है। बिच्छू समूह में रहते हैं, शहद मधुमक्खी छत्ते से निकाला जाता है, केंचुए बर्मिन कंपोस्ट बनाने में सहायक होते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 है, कांटों या मेहंदी की बाड़ के बीच कौन सा पक्षी घोंसला बनाना पसंद करता है? ऑप्शन 1 है सनबर्ड, बी है दर्जी पक्षी, सी है कबूतर, डी है नाई। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है कबूतर। अब बढ़ते हैं, लास्ट में आपके लिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। एक तो है कुछ जानवर, पक्षी, कीड़े, उनके आश्रय। जीव, एक तरफ जीव हैं, एक तरफ आश्रय है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सिंह को कहाँ है आश्रय? माद या गुफा में। भेड़ और बकरी को वाले को आश्रय को कहते हैं बाड़ा। मुर्गी का जो होता है वो दरवा या दड़वा। हिरन घास स्थल, घोड़ा और गधा अस्तबल में, गाय होती है गौशाला और खलिहान में, बत्तख और मगरमच्छ पानी या जल में, चिड़िया घोंसला हो गया, चूहा और सांप का बिल हो गया, बंदर पेड़ पर, सुअर शूकरशाला या बाड़ा या पिगस्टी, खरगोश की मांद, मधुमक्खी का छत्ता, मकड़ी का जाल, और चींटियाँ जो उनका आश्रय होता है, चींटियों का भूमि पर बिल या रेंगना, दीमक का पेड़ का तना और बिल, केंचुआ और बिच्छू मिट्टी के नीचे। ये तो हो गया आपके जीव और उनके आश्रय। अब बता देते हैं ऋतु प्रवास के बारे में। इन्होंने लिखा कि विभिन्न लोगों व समुदाय के द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण अथवा मौसमी आवागमन या पशुचारण आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। सीधी सी बात है, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में कुछ विशेष मौसम में, विशेष ऋतु में आवागमन जो होता है, जो अनुकूलन करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है, चाहे वो जनजाति हो, जाति हो, या जो भी आपके जीव जंतु हैं, तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। अब जिसमें जैसे कुछ जनजातियां भी वर्तमान में ऋतु प्रवास करती हैं, जैसे भेटिया जनजाति। मौसमी स्थानांतरण से लोग अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। रैन बसेरा ऐसे लोगों का आश्रय स्थल होता है जो बेघर होते हैं। रैन बसेरा आपको पता ही है, जिनका संचालन स्वयं सेवी संगठन द्वारा किया जाता है और निःशुल्क उनके लिए सुविधाएं दी जाती है, बिस्तर वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तैयारी अपनी करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपको और इसके बारे में चाहिए, ईवीएस या और भी जो भी सब्जेक्ट है, वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। उससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड और भी आपकी जो भी तैयारी है उनके लिए, आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमारी ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।